कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसे हिंदी में आयनीकरण विभव कहा जाता है, डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव को डिस्कस करते हैं। इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है या आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहा जाता है। इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा या आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहा जाता है। हम लोग पहले बात करेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा होता क्या है। तो एक बार हम लोग 11th के पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ डिस्कस किए थे, लेकिन फिर आज यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लें, तब डी ब्लॉक एलिमेंट के आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आपका एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, पृथक गैसीय परमाणु है। वैसा परमाणु जो गैसीय अवस्था में हो और बॉन्ड नहीं बनाए हुए हो, मतलब अनबॉन्डेड हो, तो वैसे परमाणु को आइसोलेटेड गैसियस एटम, पृथक गैसीय परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु है तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसे हम लोग हिंदी में पृथक गैसीय परमाणु कहते हैं। इसे हिंदी में पृथक गैसीय परमाणु कहा जाता है। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के, किसी पृथक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग बाहर से लगाते हैं, जो एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ऐसे एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ऐसे एनर्जी को आयनीकरण विभव या आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। किसी पृथक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, जो एनर्जी आवश्यक होता है, जो हम लोग बाहर से लगाते हैं, तो वैसे एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनीकरण विभव कहा जाता है। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। ये आयनीकरण विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक रेडियस का। मतलब आपका रेडियस जो है, रेडियस छोटा होगा तो ये आयनीकरण विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। रेडियस छोटा होगा तो आयनीकरण विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो हम लोग बात करेंगे अभी कि एस ब्लॉक एलिमेंट का, एस ब्लॉक एलिमेंट का आयनीकरण विभव का जो मान होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट का आयनीकरण विभव का मान डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, कम। अगर हम ऐसे बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनीकरण विभव का मान एस ब्लॉक एलिमेंट से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगा, कम। इसका मतलब क्या कि आवर्त सारणी में हम लोग ब्लॉक के बारे में डिस्कस किए थे। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट,
डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनीकरण विभव का मान एस ब्लॉक एलिमेंट से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगा, कम होगा। तो आइए पहले हम लोग नोट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनीकरण विभव का मान एस ब्लॉक एलिमेंट से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। डी ब्लॉक में 3D सीरीज के आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। तो 3D सीरीज में जब हम लोग 3D सीरीज में बाएं से दाएं जाते हैं तो अनियमितता के साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है। तो ये हम लोग नोट कर लें। 3D सीरीज में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर जाने पर अनियमितता के साथ आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि 3D सीरीज में कहाँ घट रहा है और कहाँ बढ़ रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान। तो ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज में है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये आपका जिंक। यहाँ हम एक ट्रिक याद रखेंगे। वकोनी मतलब वेनेडियम, कोबाल्ट और निकेल। वकोनी में आयनीकरण विभव का मान घटता है, ये अपवाद है, याद रखेंगे। वकोनी में आयनीकरण विभव का मान क्या करता है, घटता है। मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम तक आ रहे हैं तो आईपी जो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मान क्या करता है, बढ़ता है। फिर वेनेडियम में क्या करता है, घटता है। फिर हम लोग क्रोमियम से आयरन तक आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो मान होगा वो क्या करता है, बढ़ता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या करता है, बढ़ता है। फिर कोबाल्ट में क्या करता है, घटता है। फिर निकेल में भी क्या कर रहा है, घट रहा है। कोबाल्ट से निकेल पर आने पर क्या कर रहा है, घट रहा है। फिर कॉपर से जिंक तक जाने पर क्या कर रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब वकोनी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या कर रहा है, घट रहा है। स्कैंडियम से टाइटेनियम पर आने पर बढ़ता है, वेनेडियम में घटता है, क्रोमियम से आयरन तक आने पर फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कोबाल्ट निकेल में क्या कर रहा है, घट रहा है। फिर कॉपर जिंक में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग
3D सीरीज के आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे। अब आइए अब हम लोग डी ब्लॉक के ग्रुप में आयनीकरण विभव या आयनीकरण ऊर्जा को डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ 3D सीरीज लिए हैं। 3D सीरीज में ये स्कैंडियम 3rd भी है, तीसरा ग्रुप में है, ये टाइटेनियम 4B में, ये वेनेडियम 5 में, ये क्रोमियम 6 में, मैग्नीज 7 में, ये आयरन 8 में, कोबाल्ट 9 में, ये निकेल 10 में, कॉपर 11 में और ये जिंक 12वां ग्रुप में उपस्थित है। अब हम लोग वर्ग में आयनीकरण विभव को डिस्कस करेंगे। तो वर्ग में आयनीकरण विभव को डिस्कस करने से पहले एक ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। ट्रिक है हमारा तिबकर्णी। ये तिबकर्णी क्या है तो इसको देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और इस निकेल वाले ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ग्रुप में जब टॉप ऊपर वाले को क्या बोलते हैं टॉप और नीचे को क्या बोलते हैं बॉटम, इस ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या करता है बढ़ता है। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकेल इन सभी ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है। जैसे देखिए ये आपका 4B है, एक एलिमेंट 3D सीरीज का, एक आपका 4D का, एक आपका 5D सीरीज का इस ग्रुप में होगा। मतलब आप इस ग्रुप में आएंगे, ये टाइटेनियम वाले ग्रुप में, ग्रुप 4B में इसमें टाइटेनियम है, इस ग्रुप में पहला एलिमेंट, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या करेगा बढ़ता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या करता है बढ़ता है। फिर वेनेडियम में आएंगे, फिर क्रोमियम में आएंगे, फिर निकेल वाले ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचे, तो आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है। एकदम बिल्कुल याद रखना है। एक और टॉपिक अपवाद के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, छोटा सा बात है कि वर्ग 3rd भी, ये वर्ग 3rd है, 3rd में स्कैंडियम है, फिर आपका ये 4D सीरीज का एलिमेंट होगा और फिर आपका 5D सीरीज का एलिमेंट होगा। तो इस ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर, इस ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है। मतलब आपका तिबकर्णी ट्रिक है, तिबकर्णी वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है, लेकिन इस स्कैंडियम वाले ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है। उसके बाद कौन कौन सा ग्रुप बच गया देखिए, अभी हम स्कैंडियम का काम कर दिए हैं, टाइटेनियम का कर दिए हैं, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम का कर दिए हैं, क्रोमियम का कर दिए हैं और निकेल का कर दिए हैं। बच गया है आपका ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। तो आइए इन ग्रुप में आयनीकरण विभव या आयनीकरण ऊर्जा का क्या ट्रेंड होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग इसको एक बार मिटाते हैं, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक के ग्रुप में आयनीकरण विभव के ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक के ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि ये ग्रुप 1st भी है 11वां, इसमें कॉपर है, सिल्वर है और क्या है गोल्ड है। ये कॉपर 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये आपका 4D सीरीज का और ये गोल्ड 5D सीरीज का। इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्रम, आयनीकरण विभव का क्रम। अगर हम इस तत्व को Z मान लें, X, Y, Z मान लें, तो सबसे अधिक Z का होगा, फिर X का होगा
और फिर किसका होगा Y। ये आपको याद रखना होगा। मतलब सबसे अधिक किसका होगा Au का होगा, फिर कॉपर का होगा, इस कॉपर का होगा, और उसके बाद किसका होगा Ag का। ठीक उसी प्रकार ये ग्रुप सेकेंड भी 12वां ले लीजिए, जिंक, कैडमियम, Hg है, ये आपका X, ये Y और ये आपका Z। मतलब आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक किसका होगा Z का होगा, फिर X का होगा, फिर क्या होगा Y का। फिर आप ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट किसी भी ग्रुप को ले लीजिए तो ये आपका यही ट्रेंड काम करेगा। तो आप लोग बिल्कुल आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं, बिल्कुल ही याद रखिएगा। अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आइए हम लोग इसको पहले मिटा लें, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व के चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हम सॉलिड स्टेट में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लेकिन यहाँ हम थोड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर देते हैं। डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन, डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। अर्थात डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ यौगिक अथवा आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का भी होता है। तो ये हम लोग पहले नोट करते हैं। डी ब्लॉक का अधिकांश यौगिक अथवा आयन चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, ये अणु चुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय दोनों प्रकृति का होता है। ये अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय दोनों प्रकृति का होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो, तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ के पास निश्चित रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। वैसा सब्सटेंस जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो, तो ऐसे सब्सटेंस को अनुचुंबकीय पदार्थ
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। वैसा केमिकल सब्सटेंस जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता हो तो उसे अणु चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब अगला पॉइंट में लिखेंगे, इसके पास निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे ये आपका ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज +2 हो गया, Cu+2 हो गया, ये आपका क्रोमियम +3 हो गया। ये सब के सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब आपका कि वे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अणुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आइए अब हम लोग हेडिंग करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रति चुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करता हो। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता हो? विकर्षित करता हो। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करता हो, तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करता हो तो उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका Zn+2, Cd+2, Hg+2, K+, ये सभी के सभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
वैसा सब्सटेंस जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आप बात करेंगे ये जिंक का, तो जिंक के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 18 3d और ये 4s 18 2 20 10 30। Zn+2 का मतलब ये बाह्यतम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया होगा। ये आर्गन 18 और 3d 10 मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड है। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश किया, अब फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया, मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब आइए हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लौह चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर काफ़ी अधिक आकर्षित हो। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर काफ़ी अधिक आकर्षित हो तो उसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर काफ़ी अधिक आकर्षित हो तो उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ये आयरन, कोबाल्ट तथा निकेल प्रमुख लौह चुंबकीय पदार्थ है। ये आयरन, कोबाल्ट तथा निकेल प्रमुख लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल प्रॉपर्टी को ख़त्म किए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करेंगे। जय हिंद।